हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता पाठ का ये चौथा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन ऊर्जा को ही आयनन विभव तथा आयनन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो पढ़ लेते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। पहले तो मैं वही डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए जो लिखा है यहाँ पे, लिखा क्या है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए आपने देखा कि क्या लिखा है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अभी आपने पहले के वीडियोस में सुना था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या कोई भी यौगिक बनते हैं या बंध बनते हैं तो वहाँ पे किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन भाग लेते हैं, जो कि बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाहरी कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, बाहरी कक्षा में सबसे आउटर, सबसे लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब आयनन ऊर्जा, ये तो स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में दोबारा बताती हूँ कि आयनन का मतलब क्या होता है, आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव आयंस की। ठीक है। और पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं उसके उपकोश से, तत्व के उपकोश से। नॉर्मली जो आपके तत्व होते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं या कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो उसी के बाहरी कोश से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब ये मालूम करते हैं कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपके पीरियड्स जिन्हें हम आवर्त कहते हैं और दूसरा आपके ग्रुप्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह या वर्ग भी कहते हैं। अब हमें पता करना है कि किसी आवर्त और वर्ग में, समूह में आयनन ऊर्जा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है यहाँ देख लीजिए आप, आवर्त में हम लोग देखेंगे ना, आवर्त यानी पीरियड्स में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश की मात्रा बढ़ती है तथा परमाणु त्रिज्या घटती है। फलतः नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है तथा आयनन विभव भी बढ़ता जाता है। अब ये स्टेटमेंट जो लिखी है यहाँ पे देखिए, ये तो डिस्क्राइब कैसे हो जाती है, ये डिस्क्राइब हो जाती है जब इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रत्येक पद पर, मैं जो भी वर्ड्स मैं कह रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनेंगे, कि किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो प्रत्येक पद पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में एक एक इकाई की ही बढ़ोतरी होती है। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो देखिए कैसे कैसे होता है। लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4, बोरोन है, परमाणु क्रमांक 5। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे परमाणु क्रमांकों में सिर्फ एक इकाई की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन उपकोषों की संख्या
नहीं बढ़ती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उपकोषों की संख्या नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, यानी नाभिक का बाहरी कोश पर प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आकार में संकुचन होता है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तेजी से अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा तेजी से नाभिक की ओर आएंगे तो आकार में क्या होगी, आकार में एक कमी पाई जाएगी। आकार में कमी होने के कारण त्रिज्या भी घट जाएगी और नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा। अब खुद सोचिए कि अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा तो उसी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी नाभिक का आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाने के कारण उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। रीज़न क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि समूह में किस तरह से फर्क पड़ता है इस पर। तो देखिए, समूह के केस में देख लीजिए, समूह या वर्ग जिन्हें कि हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ग्रुप, हम इनको कहते हैं ग्रुप। ग्रुप में क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये जाने पर है, जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, आवर्त में बढ़ता है और समूह में घटता है। क्यों घटता है, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि परमाणु आकार, परमाणु क्रमांक में भी वृद्धि होती है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट समूह की बात करें तो पहला होता है लिथियम, परमाणु क्रमांक होता है 3। दूसरा होता है इसके बाद सोडियम, परमाणु क्रमांक होता है 11। तो यहीं पे आप देख लीजिए कि कितना का डिफरेंस आ चुका है, 8, यहाँ पे जो है 8 का अंतर आ चुका है। तो क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ जाता है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। अब परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। आकार बढ़ने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो है आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आकर्षण नाभिक का कम हो गया है तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटा पाएंगे। लिखा है इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा आयनन विभव कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ जाता है क्योंकि नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो जाता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। आगे देखिए, समूह में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आवरण का कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश कम होने के कारण कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाती है। यही वो बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि समूह में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उपकोशों की संख्या भी बढ़ती है, और उन उपकोशों में अंदर क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भर लिए जाते हैं क्योंकि माना डी है तो डी उपकोश आपका आंतरिक उपकोश होता है और एस वाला सबसे बाह्यतम उपकोश है आपका। तो इसके कारण आंतरिक उपकोशों में अधिक इलेक्ट्रॉन भरने के कारण जो है बाह्य जो कोश है,
बाह्य उपकोष या कोष जो है उस पर नाभिक का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण बाहरी उपकोष से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम कह सकते हैं कि कम आयनन ऊर्जा लगती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये समझ के, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनसे समझ के आपको क्लियर हो जाएगा कि आयनन ऊर्जा पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, यानी वर्ग और आवर्त में आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे आपके पास है टॉपिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर गैसीय ऋणायन में परिवर्तित करने पर ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। ये जस्ट अपोजिट है आयनन ऊर्जा का। आयनन ऊर्जा में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए किसी, भाई इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो भी उसी उपकोष में, बाहरी उपकोष में जुड़ेगा, और जाएगा भी तो बाहरी उपकोष से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहरी उपकोष में जोड़ने के लिए, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी के उपकोष में जुड़ता है, बाह्यतम कोष में जुड़ता है, तो वो क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे कि किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। तो परमाणु से ऋणायन बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, जो हमें ऊर्जा की मात्रा खर्च करनी पड़ेगी, वही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। देखिए, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है, इसका मान कैसे समूह और आवर्त में घटता बढ़ता है, इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, अधिकाधिक ऋणात्मक हो जाता है। अधिकाधिक ऋणात्मक का मतलब जैसे ही हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे, पीरियड्स में हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे, तो दाईं तरफ वाले जो आपके तत्व हैं उनका मान, उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। या हम सामान्य सी भाषा में कह सकते हैं कि वो तत्व क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम पीरियोडिक, अगर मैं एक आवर्त की मैं बात करूं, जिसमें मैं आपको बता दूं बाएं से दाईं तरफ हम चलते हैं, तो सबसे पहले आता है लिथियम। दूसरा आवर्त ये है, मैं इसमें बाएं से दाईं तरफ जाऊंगी, तो देखिए सबसे पहले है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरॉन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, और मैं नीचे लिख रही हूँ, आप इसको एक ही लाइन में देखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो जाएगा आपका नियॉन। अब आप देखेंगे, अगर लिथियम एक धातु है सबसे बाईं तरफ, बेरिलियम भी एक धातु है, आगे बोरॉन एक धातु है, और कार्बन जो है आपकी, ये आपकी एक अधातु हो जाएगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तो आपकी अक्रिय गैसेज हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, ये धातुओं की जो मतलब धात्विक मेटालिक कैरेक्टर है, ये घट रहा है। और धातुओं का गुण होता है धनायन बनाने का, अधातुओं का गुण होता है ऋणायन बनाने का। तो अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन इस आवर्त में, दूसरे आवर्त में सबसे दाईं तरफ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये आवर्त है पूरा एक, आप इसको ऐसे मत समझ में, पूरा नहीं आ रहा था स्क्रीन में इसलिए मैंने नीचे की तरफ लिखा है। एक आवर्त में आप पीरियोडिक टेबल खोलिए और देखिए, एक आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एक ही आवर्त में आते हैं।
और इनमें से सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, जिसकी ऋणायन बनाने की टेंडेंसी होती है, वो होता है फ्लोरीन। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, अधिकाधिक ऋणात्मक हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसका कारण यह है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या है, घटता है। अभी आपको बताया था, रीज़न सब में एक जैसा है, परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। परमाणु आकार घट रहा है, परमाणु त्रिज्या भी घट रही है, जिसके कारण नाभिक का पूरा प्रभाव बाहरी इलेक्ट्रॉन पे है। अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो जब बाहरी कक्षा पर पूरा जो है कंट्रोल में है, नाभिक के पूरा आवेश है बाहरी कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को आसानी से अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका नाभिक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को आपने जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नाभिक अपनी ओर, क्योंकि आकार जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घट रहा है, जिसके कारण आकार के घटने के कारण, परमाणु त्रिज्या के कम हो जाने के कारण जो है नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाला, जिस इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ना चाह रहे हैं वो आसानी से जुड़ जाएगा और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है ना, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब यही चीज हम पढ़ते हैं समूह में, कि समूह में क्या फर्क पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान को समूह में किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए लिखा भी है, समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि समूह में आगे बढ़ने पर, ऊपर से नीचे जब हम समूह में जा रहे हैं, परमाणु आकार तथा नाभिकीय आवेश दोनों में वृद्धि होती है। देखिए जब हम समूह में नीचे जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है और परमाणु आकार भी बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु आकार में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, समूह में नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से परमाणु आकार में परिवर्तन पाया जाता है, कैसे होता है। लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का वहीं पे कितना हो जाता है 11, लिथियम सोडियम, फिर पोटेशियम का कितना हो जाता है 19। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम समूह में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। भाई नाभिकीय आवेश किसके कारण बढ़ेगा, प्रोटॉनों के कारण बढ़ेगा, तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है और आकार भी बढ़ता है, लेकिन आकार का बढ़ना जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है नाभिकीय आवेश के ऊपर। इसलिए बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के प्रति कम आकर्षण अनुभव करते हैं। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे बात आ रही है बाहरी कोश की, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की तरफ कम आकर्षण अनुभव करते हैं, क्योंकि आंतरिक जो उपकोश होते हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक हो जाता है। यही रीज़न होता है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, दो चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं, आयनन ऊर्जा के बारे में और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, तो दोनों में ही रीज़न सेम है, रीज़न दोनों में ही सेम है। वही रीज़न आपको जो है अपने दिमाग में रखना है कि आयनिक रेडियस का किस तरह से, यानी जो आपकी परमाणु त्रिज्या थी और आयनिक त्रिज्या थी, उसका कैसे आवर्त में और समूह में घटना और बढ़ना हो रहा है, और वही प्रभाव डालती है आपकी आयनाइजेशन ऊर्जा या आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की तरफ। दूसरा देख लीजिए, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ एरो से मेंशन किया है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है। ये आप बात याद रखिए कि नाभिकीय आवेश जब भी बढ़ेगा
बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा आवर्त में, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसे हो जाएगा, ज़्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। और परमाणु आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम ऋणात्मक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी हैं। और स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें जो भी चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं ये सेम टू सेम आपको कहाँ काम आएंगी, एस ब्लॉक के तत्व आप पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के तत्व आप पढ़ेंगे 11th और 12th दोनों में ही, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। आप वीडियोस को 2-3 बार सुनेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लास्ट में मैं एक और बार आपको कहूँगी कि सिर्फ आप इतना याद रखिए कि आवर्त में यानी बाएं से दाएं जब हम जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश जो है परमाणु आकार के ऊपर डोमिनेट हो जाता है, लेकिन जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो आपका आकार प्रभावी नाभिकीय आवेश के ऊपर डोमिनेट हो जाता है। और इन दोनों के ही कारण हमारे जो है आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है आवर्त में ज़्यादा होता है और वर्ग में कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।